सभी धातुएं चालक पदार्थ कहलाती हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, ठीक है, सोना, ये सब चीजें क्या है, सभी धातु आती हैं और ये सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इसके अलावा देखो मानव शरीर ये भी विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद नमक का विलयन, ठीक है, ये चीजें आप थोड़ी ध्यान रख लेना आदि, ये सब चीजें जो हैं वो चालक पदार्थ में आती हैं, जिनसे विद्युत धारा का चालन होता है, जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह संभव होता है। अब कुचालक पदार्थ जिनमें नहीं होता है, तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव न हो। देखो, कुचालक पदार्थ वे होते हैं जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं हो बेटा, जैसे लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, ठीक है, वगैरह वगैरह, एवोनाइट, ठीक है, ये सब चीजें क्या बेटा, ये कुचालक पदार्थ हैं जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है और इसके अंदर होता है। चालक पदार्थ के अंदर होता है और कुचालक पदार्थ के अंदर चालन नहीं होता, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। समझेंगे? कुचालक पदार्थ मतलब वो विद्युत रोधी पदार्थ है, समझ गए होंगे, इंसुलेटर। अब अर्धचालक एक और प्रकार होता है, इसके शब्द से इसका अर्थ प्रकट हो रहा है। अर्ध का मतलब क्या होता है बेटा? आधा चालक है। कहने का मतलब इसकी जो चालकता है, इसकी चालकता चालक पदार्थों से कम व कुचालकों से ज्यादा होती है, कुचालकों से ज्यादा होती है, अधिक होती है, ठीक है। मतलब ये पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो चालक पदार्थों से कम होती है, मतलब जो कंडक्टर है उनसे तो कम होंगे, लेकिन जो कुचालक पदार्थ हैं उनसे इनकी चालकता होती है वो ज्यादा होती है। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ रखे होंगे, जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि, ये सब क्या है? अर्धचालक पदार्थ आते हैं। अर्धचालकों का एक आपकी फिजिक्स में पूरा के पूरा लेसन है, और उस लेसन जब आएगा, लेसन 16 है, और वो लेसन जब आएगा उस समय आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप अर्धचालकों से पहले इन दोनों चीजों को समझ लीजिए। चालक पदार्थ वे पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह संभव होता है, और कुचालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है। अब बेटा प्रश्न आपके दिमाग के अंदर आना चाहिए, क्या आना चाहिए? कि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और ये रबड़ वगैरह जो होते हैं उनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्या कारण हो सकता है? आप समझेंगे इस चीज को कि विद्युत धारा का प्रवाह चालक पदार्थों में ही क्यों होता है। देखिए, आप देखो, चालक पदार्थ जो होते हैं, चालक पदार्थ में एक चीज ध्यान रखना आप, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन रखती है। धात्विक चालक पदार्थ जो है उसके अंदर बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मार साहब ने आपको बताया होगा, टीचर्स ने आपको पढ़ाया भी होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अब बेटा जान लेना आवश्यक कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में समझेंगे आप। देखो, किसी भी पदार्थ के अंदर जो परमाणु होता है बेटा, समझना आप, परमाणु, किसी पदार्थ में एक परमाणु है, उस परमाणु के अंदर नाभिक है, ओके, और नाभिक के चारों जो कक्षाएं हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये भी अपन ने इसकी कल्पना पढ़ी, आपने देखा होगा, ये अच्छी तरह से देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चाहे वो बोर देख लो, चाहे वो रदरफोर्ड देख लो, उसके बारे में आपने नवी क्लास के अंदर पढ़ रखा होगा। तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन समझने का प्रयास करें। हम मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा टॉपिक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? सुनना, धात्विक परमाणु पदार्थ जो होते हैं, धात्विक परमाणुओं में, परमाणुओं के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, समझना बेटा, किसका इलेक्ट्रॉन? बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको संयोजी स्तर कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये एक फिजिकल वर्ड है, संयोजी स्तर, ध्यान रखना। धात्विक परमाणुओं के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, ये बाह्यतम मतलब लास्ट क्लास जो है, आउटर मोस्ट सेल जो है, उसके बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से दुर्बल आकर्षण से बंधा होता है। किस आकर्षण से बंधा होता है? दुर्बल आकर्षण से बंधा होता है। समझ में आया?
से धात्विक में बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दुर्बल आकर्षण से बंधा होता है। बेटा ध्यान रखना, नाभिक से दुर्बल आकर्षण से बंधा होता है, जिससे वे धातु में मुक्त रूप से विचरण करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, मुक्त रूप से विचरण करते हैं। स्पष्ट कर दे मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दुर्बल आकर्षण से बंधा है और धातु के अंदर मुक्त रूप से विचरण करता है, और मुक्त रूप से विचरण करता है, इस कारण से इसको कहते हैं अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही चालन होता है पदार्थों के अंदर, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही चालन होता है। अब जो कुचालक पदार्थ है उनके अंदर क्यों नहीं होता है, तो एक शब्द ध्यान रखना, एक बद्ध आवेश होता है जिसको अपन कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। अब बद्ध इलेक्ट्रॉन, जस्ट इसकी परिभाषा जो है इसका थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए कि ये नाभिक, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन। नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रबल आकर्षण से बंधा होता है, प्रबल आकर्षण से बंधा होता है बेटा। और प्रबल आकर्षण से बंधा होने के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है, जिसके कारण इसे बद्ध आवेश कहते हैं, और उन्हीं बद्ध आवेशों के कारण वो कुचालक हो जाते हैं पदार्थ है वो। ठीक है। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालक पदार्थों के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो पाता है। यह आपको खबर पड़ गई होगी। ठीक है। तो यह चीज अच्छी तरीके से दिमाग में ले लीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है और बद्ध आवेश क्या है। मुक्त इलेक्ट्रॉन दुर्बल आकर्षण से बंधा होता है, और बद्ध आवेश में इलेक्ट्रॉन प्रबल आकर्षण बल से नाभिक से बंधा होता है। ठीक है। यह चीज अच्छी तरह से आपको समझ में आई गई होगी। अब देखिए इस पाठ का एक और हेडिंग देखेंगे आप, परावैद्युत पदार्थ। देखो परावैद्युत पदार्थ भी अपने आप में, परावैद्युत पदार्थ भी अपने आप में एक प्रकार के कुचालक पदार्थ ही है। लेकिन परावैद्युत पदार्थ किसे कहेंगे, वे पदार्थ जो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत प्रभाव नहीं बताते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जैसे इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। समझने का प्रयास करना कि वे पदार्थ जो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कुचालक होते हैं, समझ में आ गया। मतलब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी भी प्रकार का चालन नहीं करेंगे, मतलब विद्युत प्रभाव में विद्युत का चालन नहीं करेंगे अनुपस्थिति में। लेकिन जैसे विद्युत क्षेत्र में इन पदार्थों को रखेंगे तो ये विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करने लग जाते हैं, और ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ, जिसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है। ये कौन कौन से हैं देखो आप, देखो एक तो तेल ले लो, रबड़ ले लो, मोम ले लो, ठीक है, इसके बाद अभ्रक ले लो। ये सब चीजें जो हैं वो परावैद्युत पदार्थ के अंदर आती हैं। मतलब परावैद्युत पदार्थ, सिंपल सी बात है कि जब इनको विद्युत क्षेत्र में बेटा रखेंगे तभी ये विद्युत का चालन करेंगे, अन्यथा विद्युत का चालन नहीं करेंगे। जिसमें रखेंगे विद्युत क्षेत्र में, उसके बाद ये कार्यक्रम होगा। देखिए अब समझ गए होंगे आप परावैद्युत क्या है। ओके। परावैद्युत के दो प्रकार है, देखो आप समझने का प्रयास करें। परावैद्युत के दो प्रकार हैं। फर्स्ट देखो समझेंगे, परावैद्युत के दो प्रकार है बेटा। पहला है ध्रुवीय परावैद्युत, ठीक है। देखिए ध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है, ठीक है।
पदार्थों के अंदर जो परमाणु होते हैं, उन पदार्थों के अणुओं के जो है धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र, ठीक है, पदार्थों के अणुओं के धनावेश व ऋणावेश के केंद्र एक स्थान पर न होकर पृथक पृथक होते हैं, पृथक होते हैं। सिंपल सा समझने का प्रयास कर लें कि पदार्थों के अंदर अणुओं के जो धनावेशों तथा ऋणावेशों के जो केंद्र होते हैं वो एक स्थान पर नहीं होते बेटा, संपाती नहीं होते। समझने का प्रयास करेंगे, एक स्थान मतलब संपाती नहीं होते, और संपाती न होकर के वो कैसे होते हैं बेटा, पृथक पृथक होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल समझना, जैसे HCl अणु, ठीक है, H2O अणु, समझे आप, HCl अणु, H2O अणु। अब इसके अंदर जो धनावेश है और ऋणावेश है, इनके जो वितरण केंद्र है बेटा वो पृथक पृथक है, अलग अलग है। देखो आप, जैसे मैं HCl अणु की बात करता हूं तो HCl अणु की बात करेंगे तो कैसा बन जाएगा, देखो आप, ये ठीक है, Cl और माइनस, ठीक है। तो इसके अंदर माइनस से प्लस की तरफ आप जानते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो मैंने ये लिख दिया P वेक्टर, ठीक है, ये P वेक्टर हो गया, ठीक है। और H2O के अंदर भी आप बना सकते हैं, जैसे ठीक है, ठीक है, तो ये P वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो HCl अणु और H2O अणु के जो धनावेश और ऋणावेशों के जो केंद्र है बेटा वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, जिसके कारण इनकी एक परमानेंट डिस्टेंस हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी, परमानेंट डिस्टेंस हो जाएगी। और परमानेंट डिस्टेंस होने के कारण क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेंगे। किसकी तरह व्यवहार करेंगे, विद्युत द्विध्रुव की तरफ। जैसे ये प्लस है, ये माइनस अलग अलग है, तो ये बराबर हो गया ना, बीच की दूरी होगी फिक्स, तो ये विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेंगे। किसकी तरह व्यवहार करेंगे, विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेंगे। और इसके अंदर परमानेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। समझेंगे कि धनावेश तथा ऋणावेशों के केंद्र एक स्थान पर न होकर के पृथक पृथक होते हैं। तो HCl अणु, H2O अणु, दो उदाहरण याद रखें। और इसके अंदर आप खुद देखें, जब प्लस और माइनस के बीच एक परमानेंट अगर दूरी होगी तो बेटा डिस्टेंस होगी, तो ये विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा, नहीं करेगा, 100% करेगा। और विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी फिक्स होने के कारण इसके अंदर परमानेंट एकदम स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होगा। ओके, अब देखिए अनुपस्थिति उपस्थिति में इसका क्या प्रभाव पड़ता है विद्युत क्षेत्र की। देखो समझेंगे, हमारे पास जैसे विद्युत क्षेत्र की, जैसे ले लूं मैं, ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित, देखो आप खुद देखेंगे, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थिति में, जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो उस पदार्थ के जो अणु हैं उसके अंदर कुछ तो होता है, उनके अंदर तापीय ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है अंदर की। जो तापीय ऊर्जा के कारण ये जितने भी अणु है ना वो सब अव्यवस्थित हो जाते हैं, अनियमित अणु हो जाते हैं। इनके अणु जितने भी है वो सब अनियमित हो जाते हैं, और अनियमित होने के कारण इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, समझने का प्रयास करेंगे, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनके अणु जितने भी हैं वो सब अनियमित हो जाते हैं, और अनियमित होने के कारण विद्युत
द्विध्रुवाघूर्ण जीरो हो जाता है तापीय ऊर्जा के कारण। तापीय ऊर्जा के कारण विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण शून्य हो जाता है। इसलिए जब हम इसे विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं, तो सभी अणु संरेखित हो जाते हैं। सभी अणु संरेखित हो जाते हैं। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके ओके, ये माइनस प्लस सभी क्या हो जाएंगे? संरेखित हो जाएंगे और विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण प्रेरित हो जाएगा। बस इतनी सी बात कि विद्युत क्षेत्र जैसे रखेंगे तो ये अणु जब सब अस्त व्यस्त है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, और जैसे विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये सभी अणु संरेखित हो जाएंगे। और अणु जब संरेखित हो जाएंगे बेटा तो उसके अंदर विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण प्रेरित हो जाएगा। यह आप समझ गए होंगे जो मैंने अभी बताया आपको, ध्रुवीय परावैद्युत। यही चीज आप समझ गए होंगे। देख लीजिए, एक बार मैंने बताया, पूरा क्लियर कट बता दिया है। ठीक है, मेरे सभी जो स्टूडेंट्स है वो ध्यान देंगे, एक बार रिवीजन के तौर पर एक बार ये वीडियो पूरा देख लें, ताकि आपको जो ऑफलाइन पढ़ाया है वो एक बार पुनः आपको याद आ जाए। ठीक है, तो अब अध्रुवीय परावैद्युत से संबंधित देखेंगे जरा। अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत जिसको कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो अध्रुवीय परावैद्युत के अंदर अणुओं के धनावेश व ऋणावेश के वितरण केंद्र एक ही स्थान पर होते हैं। एक ही स्थान पर होते हैं। ध्यान देंगे, अणुओं का चाहे धनावेश हो चाहे अणुओं का ऋणावेश हो, उनके वितरण केंद्र जो होते हैं वो एक ही स्थान पर होते हैं। और इसको एक स्थान पर होने के कारण इनका विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण शून्य होता है। प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण शून्य होता है पहले से, क्योंकि इसके अंदर अणुओं के धनावेश और ऋणावेशों के जो केंद्र है वो एक ही स्थान पर होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, आप H2 अणु ले लो, N2 अणु ले लो, ठीक है, CO2 अणु भी ले लो, ठीक है, ये भी है। इसके बाद O2 अणु ले लो। ये सभी क्या है? ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब अध्रुवीय परावैद्युत है। मतलब इनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेशों के केंद्र एक ही स्थान पर होते हैं, और एक ही स्थान पर होने के कारण इनके अंदर दूरी जीरो हो जाएगी, और दूरी जैसे जीरो होगी तो डायपोल मोमेंट भी इसका जीरो हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण भी जीरो हो जाएगा H2 अणु का। ठीक है, तो H2 अणु देखो वितरण के अंदर ऐसे ही हो जाएगा, ये विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण ये ओके, सॉरी H ये H2 अणु हो जाएगा आपका। ठीक है, और CO2 अणु बनाना चाह रहे हैं तो CO2 अणु भी बन जाएगा ऐसा। ठीक है, ये ठीक है, ओके, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो CO2 है, ये जो अणु है वो भी CO2 अणु। ठीक है, ये भी पढ़ा होगा आपने। तो अब वितरण केंद्र एक ही स्थान पर, इसका मतलब क्या है वो जरा देखो। वितरण केंद्र एक ही स्थान पर, तो अनुपस्थिति में और उपस्थिति में क्या हो जाएगा जरा देखो। ये देखो आप, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित में विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण जीरो ही है। सब जानते हैं अनुपस्थिति में विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पर है ये। और जैसे ही इसको अगर आप बेटा विद्युत क्षेत्र ई में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस प्लस 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 हो जाएगा। मतलब ये भी अणु संरेखित हो गए। देख लीजिए, जैसे विद्युत क्षेत्र में रखा तो ये भी अणु संरेखित हो गए, और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पुनः विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण बेटा प्रेरित हो गया। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में
अध्रुवीय परावैद्युत के अंदर भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पुनः प्रेरित हो जाता है। तो एक चीज आपने बिल्कुल स्पष्ट की होगी कि ध्रुवीय परावैद्युत है, अध्रुवीय परावैद्युत है, और दोनों को जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब प्रेरित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं। एक नई परिभाषा ध्यान रख देना आप सब, हाँ जी, कि चाहे ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय हो, विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम ध्रुवण कहते हैं। तो ये सभी अच्छी तरीके से एक बार इसको पढ़ लें, वाचन कर लें। मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर में एक और इसके साथ अपन कंटिन्यूस करेंगे, डेरिवेशन हम लाएंगे और इस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।